आज आप सब उसके बाद आज सरपंच एसोसिएशन ने विपक्ष को अपने अधिकारों की इस लड़ाई में उस लड़ाई की आवाज को देना चाहते हैं और ये आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अभी किसी विपक्ष को हम अपने किसी धरने पर नहीं बुलाएंगे, लेकिन सरकार को मौका देना चाहते हैं 3 कानून वापस लो। लेकिन जब सरकार ने आवाज अनसुनी कर दी और यहाँ पर धरना चल रहा था नोएडा के पास यूपी बॉर्डर पे, वो धरना उठाने का प्रयास किया गया तो रातों रात वहां पर जब ये प्रयास सरकार द्वारा किया गया, राकेश जी के बेटे थे भारतीय किसान यूनियन के, तो अगले दिन उन्होंने कहा कि विपक्ष भी देश का विपक्ष हमारे धरने पे आए। और मुझे याद है उसके अगले दिन देश की संसद से अकेला नहीं पहुंचा था अगले दिन, फिर उसके बाद सारे दल एक एक करके वहां गए। इसी रूप में जो हमारे खिलाड़ी 3 महीने पहले बैठे, इन्होंने कहा कि हम सरकार पर विश्वास रखना चाहते हैं, सरकार हमारी बातों को माने, हमें न्याय दिलाए। लेकिन जब 3 महीने तक हमारी खिलाड़ी, हमारी बेटियां सरकार के एक मंत्री के दरवाजों पर दर ठोकरे खबरें खाई और 3 महीने तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। दोबारा जब जंतर मंतर पे वे बैठी तो वहां पे बैठने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी बात को अनसुनी कर दी, देश का विपक्ष भी हमारे साथ आए। और आज सरपंच एसोसिएशन ने भी यहाँ पे इस कार्यक्रम करके इस महिला गांव में जो सरपंचों की बेकदरी सरकार द्वारा हुई है, इनकी बातों को अनसुना किया गया, इनके अधिकारों को कुचला गया है, आज यहाँ पर विपक्ष के नाते हमें निमंत्रण दिया आपने कि आपकी आवाज को हम भी उठाएं। और हम मैं विश्वास दिलाता हूं हरियाणा के सरपंचों की और पंचायती राज के संस्थाओं की अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे। हरियाणा में विपक्ष है, मगर मजबूत विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है। विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे 30 के 30 विधायक लड़ेंगे और संसद में भी ये हो सकता है कि संसद में 15 सांसद हो हरियाणा के, और ये भी है कि 15 में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से कुल 14 सांसद भाजपा के हों और विपक्ष में एकमात्र सांसद के रूप में मुझे अवसर वहां मिला हो। लेकिन आपकी आवाज संसद में भी गूंजेगी, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आज पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को के अधिकारों को बल देने की बात चल रही है, अधिकारों को बढ़ाने की बात चल रही है। आज राजस्थान जैसे प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर सरपंचों के पास कहीं ज्यादा अधिकार है। आज फैसले तो उस दिशा में होने चाहिए थे कि हम अधिकार क्षेत्र बढ़ाएं पंचायती राज संस्थाओं का, सरपंचों का, पंचायतों का, और उस ओर लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे कैसी सरकार आ गई हरियाणा के अंदर, जिस दिशा में पूरे देश में कार्य किए जा रहे थे, सरपंचों को मजबूत करने के, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो चल रही थी, एक ऐसी सरकार आ गई, उसने विपरीत दिशा में काम कर दिया। खैर, ये केवल एक ही उदाहरण नहीं कि ये जो खट्टर सरकार हरियाणा में, इसने विपरीत दिशा में कार्य शुरू किया। आप जानते हो, हम जानते हैं, ये एक ही उदाहरण नहीं है। ये तो जब से सरकार बनी है तब से हर फैसला जन भावना के विपरीत लेने में हमारी सरकार है। हर फैसला हरियाणा को के हितों के विपरीत लेने में ये सरकार हर फैसला ले रही है। आज 9 साल की सरकार पर मैं एक और बताना चाहता हूं, अभी बता रहे थे कि भाई ये 1-1.5 साल का समय रह गया। सर सारे अभी विकास जी कह रहे थे, उससे पहले प्रमोद हमारे तुलियाना से जो छात्रा ब्लॉक के हमारे ये भी बता रहे थे कि भाई 1-1.5 साल का समय रह गया। 1-1.5 साल के बाद वोट की चोट से मैं आप सबको एक और बताना चाहता हूँ, 1-1.5 साल का समय नहीं रहा है, 8 और 9 महीने का समय है। 8 और 9, मैं आपको एक विश्वास के साथ बात कह सकता हूँ, हरियाणा में बदलाव की, परिवर्तन की भावना, हरियाणा के एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्तन की भावना चल रही है। ये जो बार बार जेजेपी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई सरकार से हम कहना चाहते हैं 7 चुनाव कराओ, ये ऐसे ही नहीं कह रहे,
इनको पता है लोकसभा के बाद इनके विधायक काबू के नहीं रहेंगे और इनके नहीं, बीजेपी के भी बहुत विधायक भागने को तैयार हैं। ये था इलेक्शन साथ होगा 8-9 महीने का समय। ये जो चुनाव, ये 8-9 महीने का समय, और ये 8-9 महीने का समय आपके और हमारे लिए चुनौती का समय। हरियाणा को विकास के द्वारा रास्ते पे लाने के लिए जो संघर्ष आप और हम कर रहे हैं सालों साल से, ये उस संघर्ष को अपने निष्कर्ष पे लेके जाने का समय। ऐसी सरकार हरियाणा में, खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास दर में नंबर 1 पे था, प्लानिंग कमीशन उस समय आंकती थी विकास के दर को। हर प्रदेश के विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था। कहीं IMT बन रही थी, एशियन पेंट मारुति की फैक्ट्री आ रही थी, कहीं रिलायंस का SEZ आ रहा था, कहीं बाजू में फुटवेयर पार्क आ रहा था, कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे, निवेश हो रहा था। औद्योगिक निवेश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में हम नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में नंबर 1 थे, और देश में आपसी भाईचारे में और खुशहाली में हरियाणा नंबर 1 का। अमन चैन शांति, 10 साल तक किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी वर्ग को सड़क पे नहीं आना पड़ा, और अगर कोई वर्ग एक दिन के लिए भी किसी धरने या प्रदर्शन के लिए आया तो उससे बैठकर मान सम्मान के साथ, संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम उस सरकार ने किया था। वही हरियाणा देश में जो नंबर 1 था, आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर में तो नीति आयोग बताया है केंद्र सरकार का कि 19वें पायदान में, मगर नंबर 1 पहुंच गया तो किस बात में पहुंच गया? बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, आधी सरकारी नौकरी 2 लाख से ज्यादा पद समाप्त कर दिए, जो है कच्चे कौशल निगम में चले गए, और जो नौकरियां निकली वो या तो भर्तियां कैंसिल हो रही हैं या पेपर लीक और भर्ती घोटाले। HPSC के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी हो रही है, देश में कहीं और ऐसा संभव नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी HPSC SSC के दफ्तरों में बरामदगी हो रही है। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र कोई लगाया, ना प्राइवेट के अंदर उतनी रोजगार, और जब रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी की तरफ नौजवान जाता है तो अपराध, नशा, और यहाँ तक कि हरियाणा के बहुत से जिलों में तो लोग बाहर की तरफ नौजवान अपना भविष्य लेके कह रहे हैं हरियाणा में नौकरी नहीं मिल सकती, बाहर अपना घर बार बेचकर कोई किसी रास्ते, कोई सीधे रास्ते, कोई टेढ़े रास्ते विदेशों की तरफ, पंजाब की तरफ जाने की सोच रहा है। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में नंबर 1। हर गरीब आदमी का घर का बजट बिगड़ गया। 400 रुपए पे सिलेंडर था, बीजेपी वाले हमें कहते थे कि 400 रुपए पे सिलेंडर हो गया, बहुत हुई महंगाई के बाद। बीजेपी सरकार वही सिलेंडर अब कितने पे पहुंच गया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1100 रुपए पहुंच गया कि 1200 तो आपको पता है, लेकिन महंगाई ने हर घर का बजट तोड़ दिया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार देश में नंबर 1 पे अगर कोई सरकार है नंबर 1 पे, तो आज वो हरियाणा की सरकार भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार बनी भ्रष्टाचार के समझौते पे। ये जो जेजेपी ने, ये जो दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दिया सरकार को, ये जनहित में कोई समर्थन नहीं दिया, लोगों की भावना के अनुसार समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो वोट इस बात की मांगी थी कि इस बार बीजेपी जमुना पार। ये कहते थे बीजेपी को करेंगे जमुना पार, बीजेपी वाले कहते थे 75 पार। खट्टर साहब का नारा था 75 पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही आपको रोकने के लिए दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और दोनों बन गए पक्के यार। और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार, महकमे बांट दिया आपस में, और महकमे इस नाम के नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कितने काम हो, महकमे इस बात के बांटे कि किस महकमे से कितनी कमाई हो। और ये हम नहीं कह रहे, हम तो विपक्ष के हैं, ये तो इनके विधायक कह रहे हैं। इनकी भ्रष्टाचार की पोल तो इन्हीं के विधायक और इन्हीं के सांसद खोल रहे हैं। दादा गौतम, इनके विधायक नारनौल से, सरकार बनते ही, महकमे बढ़ते ही दादा गौतम का बयान आया था कि नहीं आया था?
बोला भाई एक ठोकर बढ़ गया सरकार में, एक लाख सारा जीवन लग रहा है, सारा जीवन लग रहा है खुल के, इतने खुले में भ्रष्टाचार। और दादा गौतम से कोई कसर रहेगी तो यहाँ पे एक सांसद है लोकसभा के डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनका बयान आया कि भाई हरियाणा के एक पूर्व मंत्री हैं, रोहतक के पूर्व मंत्री हैं, रोहतक में एक पूर्व मंत्री है अमृत घोटाला, अमृत योजना की रोहतक के 300 करोड़ लगा के। अरविंद शर्मा का बयान आया था कि यहाँ पे पूछना चाहता, सांसद बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, विधायक बोल रहे हैं इनके खुद के सत्ता दल के ही भ्रष्टाचार में, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ई टेंडरिंग भी एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट आई है सीएजी की कि हरियाणा के ई टेंडरिंग में से 70% ई टेंडरिंग जो 48 घंटे का समय दिन देना चाहिए, उस 48 घंटे का समय नहीं दिया गया। कोई 1 घंटे में पोर्टल बंद हो गया, कोई 5 मिनट में पोर्टल बंद हो गया। ये कौन से ठेकेदार हैं जिनको पता होता है कि उनका मुहूर्त निकलेगा, पोर्टल खुलेगा और पोर्टल में भर देते हैं, 5 मिनट के बाद पोर्टल बंद हो जाता है। ये सरकार की ईमानदारी। कितना कमीशन जा रहा है सबको पता है, सरपंचों को कितना कमीशन जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की सरकार, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में विकास की पटरी से उतार दिया। लेकिन ये बात सही कही सारे सरपंचों ने, ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। किसान बैठे, 750 किसानों की जान चली गई आंदोलन में, किसी का कोई आंसू पोंछने नहीं आया, उनका तिरस्कार किया गया, उनको देशद्रोही कहा गया। इस देश की संसद में भाजपा के सांसदों द्वारा किसान आंदोलन का अपमान किया गया, कैसे कैसे ताने किसान आंदोलन पे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपका बच्चा हूं, आपके बात लेके, किसान आंदोलन की बात लेके देश की संसद में मैं जब बोलता था उस समय कि भाई इनको कम से कम इनकी बात नहीं मानो, इनको इंसान मानो, इनके कुछ काम करने चाहिए आपको, लेकिन उनका और बात नहीं, कम से कम काम नहीं करो, इनकी बात नहीं मानो तो इनका कम से कम अपमान ना करो, इनके प्रति संवेदनशीलता तो रखो। मगर उस समय अपमान किया गया, किसान का अपमान, गांव का सफाई कर्मचारी, चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने गया, उस पर लाठीचार्ज करनाल में उनका अपमान। सरपंच अपनी जायज मांगों को लेकर जब गए तो सरपंचों का इतना अपमान किया, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सरपंचों को उम्मीद थी कि छोटी सरकार है, कम से कम कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हो रही है, किसानों पे लाठीचार्ज हो रही है, आंगनवाड़ी पे लाठीचार्ज हो रही है, गांव के सफाई कर्मचारी, मनरेगा मजदूरों पे लाठीचार्ज हो रही है। इस सरकार में सरपंचों को उम्मीद थी कम से कम आपसे तो ये व्यवहार नहीं होगा, लेकिन सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया। और अब हमारे खिलाड़ियों पे, जिनको आप पे, हमें सबके गर्व, हमको पूरे देश को गर्व है, उन खिलाड़ियों को कितना तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है जंतर मंतर। क्या बिगाड़ा? आज कोई कह रहा है खिलाड़ी एक प्रदेश से खिलाड़ी है, हरियाणा प्रदेश का नाम लिया जा रहा है। क्या बिगाड़ा हरियाणा ने किसी का? हमने तो देश का नाम रोशन करने का काम किया है, देश के तिरंगे को विश्व पटल के ऊपर लेके जाने का काम किया। सीमाओं पे हरियाणा के नौजवान ने देश के दुश्मन के छाती पे उस तिरंगे को गाड़ने का भी काम किया जब देश की सुरक्षा की बात हो। आज उन खिलाड़ियों को अपमानित करने का, तो ये अपमान की बात आपने सही कही। और मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अपमान, ये जो सरकार अपमान कर रही है, ये अपमान कब तक किया जाता है जब घमंड हो जाए, सत्ता का घमंड, अहंकार, बहुत घमंड आ गया इनमें। और भाई घमंड तो इस देश में, इस सृष्टि में रावण का भी नहीं रहा था घमंड, इनमें बहुत घमंड आ गया। कम से कम किसी वर्ग की बात ना मानो, उनसे मान सम्मान से बात तो करो, लेकिन ये तो घमंडी सरकार, ऐसा घमंड। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आज कई गांव के लोग यहाँ पर इस सरपंचों कार्यक्रम में, खासतौर पर इस महिला गांव और आसपास के गांव के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे, भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 8-10 महीने की बात रह गई, 8-10 महीने के बाद वोट की जब चोट की बात आएगी तो भाई बटन दबाकर इस बीजेपी का घमंड आप तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। दो ही फैसले, इतना घमंड। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये
आज इनका घमंड देश के कोने कोने में, हरियाणा में तो है ही, लेकिन देश में भी बदलाव, हरियाणा में तो परिवर्तन बदलाव तय है। पिछली बार भी बदलाव हो गया होता हरियाणा में, पिछली बार 75 पार का इनका नारा था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में 75 पार के बावजूद केवल 3900 वोटों का फर्क था पूरे प्रदेश में। 3900 वोटों हमारी फालतू आती कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 36 सीट थी और बीजेपी की 33 सीट थी, हमारी ज्यादा सीट आती। पिछली बार भी 2019 में, तब भी लोग सीधे बैठे थे, सारे पूरा हरियाणा बदलाव चाहता था, लेकिन धोखा हो गया। सौदा करके ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी को जमला पार का नारा देते थे, वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। लेकिन हरियाणा के लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, तो हरियाणा में तो बदलाव उसी दिन निश्चित हो गया था। पिछली बार भी बदल गया होता, लेकिन इस बार तो बड़े बहुमत के साथ आपकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन की बात अब पूरे देश में चल रही है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, तो कल 11 और 12 बजे टीवी में कर्नाटक से नतीजे आएंगे, आप टीवी खोल के देखना, वहां से शुरुआत हो जाएगी, कर्नाटक से शुरुआत हो जाएगी बदलाव। क्योंकि इन्होंने गरीब आदमी की पेट पे इन्होंने वार किया है, हर वर्ग का मान सम्मान पे वार किया है। और हरियाणा तो भाई आज हम संकल्प लेते हैं कि भाई सरपंच एसोसिएशन की जो सारी मांगे, सरपंचों के अधिकारों को, ना सिर्फ आपके सारे अधिकारों को, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उन सारे अधिकारों को पुनः आपको दिलाने का काम करेंगे, उनको बढ़ाने का भी काम करेंगे। जो पिछली बार आपके अधिकार थे उससे ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे।